नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए खौफ की, एक नए डर की, जो कोरोना वायरस की दुनिया में आ चुका है। और ये जो डर है, इससे डरना नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है, इस तरह से इस डर में भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो नया डर आया है, इस डर का नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। आप कहेंगे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है मैंने अखबारों में इसके बारे में, डेल्टा प्लस आ गया है, इंडिया में भी आ गया है। कितना आया है, कैसा आया है, उसने किस किस को डेल्टा प्लस ने घेरा है, और जो टीकाराम जी हैं उनके ऊपर डेल्टा प्लस काम करता है कि नहीं करता है, इन सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। और अपन इसके साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या इस वेरिएंट को लेकर इस देश में चिंता की कोई ज़रूरत है या नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। डेल्टा प्लस वेरिएंट कहाँ से आया है? एक सीधा और सरल सवाल आपके हमारे सबके मन में आता होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नेपाल जो है वहाँ से पैदा हुआ, नेपाल का ये वायरस है, और वहाँ से नेपाल से होता हुआ ये पूरी जो है वो दुनिया में घूम रहा है। और जो एक डेल्टा जो भारत में एक विकसित हुआ, एक भारत में विकसित क्या कहें, बन गया अचानक। सारे वेरिएंट एक्सीडेंटली बनते हैं, तो वो जो है जो डेल्टा वेरिएंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जो तरह किसी भी वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन्स को पास कर जा रहा है, जिसने दूसरी लहर में हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखी थी, ये उसका एक्सटेंशन है। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर साउथ इंडिया, जो साउथ अफ्रीका वाला जो वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट, उसकी भी हरकतें, उसके भी लक्षण हैं। एस्ट्राजेनिका के बारे में, एस्ट्राजेनिका का पूरा कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका ने लौटा दिया, क्योंकि वो बीटा वेरिएंट पे काम नहीं करता। ये सारी कहानियाँ आपने अभी तक सुनी होंगी। इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि किस तरह से पहला मरीज भोपाल में आया, उसके बाद किस तरह से केरल में 3 लोग आए जो इसके शिकार हुए। मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी में 4 लोगों को ये डेल्टा वेरिएंट निकला, चारों का निधन हो गया, चारों वैक्सीन लगवा चुके थे। महाराष्ट्र में 21,000 केस निकाले गए। दरअसल आजकल जो है ना वो एक एक सैंपल ले लेके ये जांच की जा रही है कि कुछ लोगों में कौन सा वेरिएंट पाया जा रहा है, क्योंकि एक नया काम बढ़ गया है और नई जांच बढ़ गई है, और नई जांच से एक नया काम धंधा कारोबार बढ़ गया है, क्योंकि अब सबको जांचना पड़ता है कौन सा वेरिएंट है। सिस्टम लगा रहता है, उसके एजेंट्स आते हैं, और उसके जो भी एजेंट्स ही कहते हैं उनको, केमिकल्स को, जिनके ज़रिए उसकी जो है वो जांच की जाती है वेरिएंट्स की। और वो एक नया काम चल रहा है। उसमें जो है 5,000 लोगों में जांच की गई, 25,000 लोगों में, तो उसमें 21 मामले महाराष्ट्र में निकले डेल्टा वेरिएंट के। इसके आधार पर ही अखबार वालों ने और बहुत सारे शास्त्रियों ने, कोरोना शास्त्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि तीसरी लहर जो है वो महाराष्ट्र में आनी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की है, और डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस ही चल रहा है, और सारा लोगों का ध्यान डेल्टा प्लस पे है। ये पूरी तस्वीर देख के आपको लगेगा कि डेल्टा प्लस वाकई मामला जो है वो बड़ा चिंता का है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। WHO ने जो कैटेगरी बनाई है उसके हिसाब से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी इस पे नज़र रखी जाए, देखा जाए ये क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, इस किस चीज़ पे असर करता है, टीका इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। बहरहाल वेरिएंट जो है ये आया है वही एक कोरोना वायरस से घूम फिर के। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, ऐसा मुझे लगता है, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को शायद इस वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने अभी जो बहुत बड़ी एक वेव झेली है, जिसके बाद में अलग अलग जगहों पे जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो सीरो सर्वे हुआ WHO ने एम्स के साथ मिलकर किया, उस सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि भारत में बड़े स्तर पे हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, पहली चीज़। और जो हर्ड इम्यूनिटी हुई है, ये जो दूसरी लहर आई है उसके बाद हुई है।
इस दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट था। बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो तबाही मची है वो डेल्टा वेरिएंट के कारण मची है। डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस तरह से नुकसान पहुँचाया ये हम सब जानते हैं। तो भारत में जो लहर आई है वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आई है, और हिंदुस्तान में जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इसी डेल्टा वेरिएंट के कारण बनी है। लेटेस्ट वाली हर्ड इम्यूनिटी है। जब टीके का विकास हुआ था सबसे बहुत आगे जाके ये वेरिएंट आया, और इसके हिसाब से लोगों के शरीर, लोगों का इम्यून सिस्टम तैयार हो गया। और अभी तक के डाटा के हिसाब से कहीं पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो आदमी नेचुरल तरीके से इम्यून हुआ है, जिसमें भगवान का टीका लगा है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उसको ये नए वेरिएंट कुछ परेशान कर सकते हैं। दोबारा से समझाना चाहता हूँ वेरिएंट क्या होते हैं, और ये आरएनए वायरस वाले वेरिएंट जो है वो ज़्यादा म्यूटेंट क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन जब तक ना करो तब तक लोगों को अच्छा नहीं लगता, और आपको और सरल भाषा में बताता हूँ आपको और आनंद आता है। जंगल में आप जाते हैं, कई बार आप गए होंगे राष्ट्रीय उद्यानों में घूमने के लिए, और आप टाइगर की तलाश करते रहते हैं और आपको टाइगर नहीं मिलता, तो आपका जो गाइड होता है वो आपको कई जगह दिखाता है कि देखिए यहाँ से टाइगर निकला है, ये पंजे हैं मिट्टी के अंदर बने हुए, यहाँ से टाइगर गुजरा है, ये धूल में पंजों के निशान, पग मार्क्स हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं उसको, बोलते हैं भैया ये रबर के पंजे से सुबह सुबह तुम्हारा आदमी बना के चला गया, लगता है यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं आया। खैर, तो वो जो टाइगर होता है उसकी पहचान कैसे होती है? जो शरीर का यानी टाइगर का ज़मीन से संपर्क होता है उसके कारण ही वहाँ पे वो पग मार्क बनते हैं। अब जो कोरोना वायरस है उसके पग कौन से हैं, उसके पैर कौन से हैं? उसके पैर हैं ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो उसके पैर हैं, क्योंकि वो वायरस चारों तरफ से उन प्रोटीन से घिरा हुआ है। उसके नुकीले नुकीले जो चार पार निकले रहते हैं चारों तरफ, बहुत सारे जो असंख्य सींग हैं उसके, वो सींग जाते हैं और आपके शरीर के संपर्क में आते हैं। जब वो संपर्क में आते हैं तो वो शरीर से जुड़ जाता है और वहाँ से पोषण लेना शुरू कर देता है। हमारा शरीर उस संपर्क के कारण ही पहचानता है कि ये जो है वायरस कौन सा है, और इस पर अब हमला करना एंटीबॉडी उस हिसाब से एक्टिव होती हैं, तैयार होती हैं। अब अगर कल्पना कीजिए जो जंगल में शेर जा रहा है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, कोई पंजे लगा रहा है, कोई जाल बिछा रहा है उसको पकड़ने के लिए, और उस निकलने के प्रोसेस में उसकी एक उंगली या उसका अंगूठा कट जाए तो क्या हो गया? उसका डिज़ाइन बदल गया। इसी तरह से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जब वो माफ़ कीजिएगा, जब कोरोना वायरस का जो आरएनए होता है, जब वो कॉपी होता है एक वायरस से दूसरे वायरस में, तीसरे वायरस में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था फोटोकॉपी का कि अगर एक की फ़ोटोकॉपी दूसरे से, तीसरे से, चौथे से करेंगे तो 10 फोटोकॉपी के बाद में वो जो फोटोकॉपी आएगी उसकी शक्ल एकदम अलग होगी और नए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एकदम अलग होगी। तो वो जो परिवर्तन आता है उसी तरह से क्या होता है कि जब ये पगमार्क का एक अंगूठा टूट गया और ये जब ज़मीन के संपर्क में आएगा, या एक और अंगूठा निकल आया किसी वजह से, या एक कांटा चुभ गया, तो वो जब अगली बार संपर्क में आएगा तो आप पगमार्क से शायद आप तो मनुष्य पहचान लेंगे, आपकी एंटीबॉडीज़, आपका डिफेंस सिस्टम ना पहचान पाए, क्योंकि वो तो उसको पहचानता है जो पंजा पहले से आया था, जो स्पाइक प्रोटीन पहले उसके संपर्क में आया था। तो मूलतः जो परिवर्तन आ रहे हैं इन वेरिएंट्स में, स्पाइक प्रोटीन का जो डिज़ाइन है वो मामूली सा बदल जाता है और उसके कारण दिक्कत आती है। तो ये जो नया वाला वेरिएंट आया है ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो है वो तेज़ी से म्यूटेंट होता है, और किस लिए होता है? हालांकि बाकी आरएनए वायरसेस के मुकाबले वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो कोरोना वाला आरएनए वायरस है ये उतना तेज़ी से म्यूटेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो बदलाव होते हैं बहुत सारे हानिकारक हो जाते हैं, बहुत सारे हानि रहित हो जाते हैं, इस तरह से वायरस बनते रहते हैं। तो जो आरएनए वायरस हैं वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे से कॉपी करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बदलते जाते हैं, म्यूटेशन होता है। अब आप कहोगे आरएनए वायरस ज़्यादा क्यों होता है? क्यों? तो डीएनए वाला वायरस भी होता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए जो वायरस की अंदर की डीएनए संरचना होती है उसके अंदर एक कमी होती है। वो कमी ये होती है कि वो थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का होता है, वो प्रूफ रीडिंग करने में उतना तेज़ नहीं होता है, वो वायरस का जो डिज़ाइन है उसको पहचानने में वो चूक कर जाता है। और इसी चक्कर में ये जो जीन्स हैं, ये जो अंदर का सिस्टम है, पूरा का पूरा जेनेटिक सिस्टम मटेरियल, वो बीच बीच में बदल जाता है, क्योंकि वो उतना एक्सपर्ट नहीं होता आरएनए वाला। ऐसी धारणा है कि वो कॉपी करने में उतना मास्टर नहीं होता, तो इसलिए जनरेशन लॉसेस ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से आरएनए वायरस ज़्यादा म्यूटेंट होते हैं। अब वापस आते हैं अपने डेल्टा भाई की तरफ।
डेल्टा प्लस की तरफ। तो खबर यही है कि डेल्टा प्लस के बहुत ज़्यादा केसेस हिंदुस्तान में नहीं आए हैं। जो केसेस आए हैं उनके अंदर ये बात सही है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को वायरस हुआ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर अलग है। जिनको वैक्सीन लग गई है उनमें भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, और जिनको नहीं लगी है उनमें भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो नेचुरल तरीके से भगवान जी के दिए हुए कुदरत के टीके से अपने आप को इम्यून कर चुके हैं। और अभी तक कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं बना है, जो अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कोई निकाल ले, कोई कहीं से आ जाए, मिल जाए किसी को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं बना है जो कुदरत की इम्यूनिटी को तोड़ के किसी आदमी को इन्फेक्ट कर सके और कम से कम उसको घातक तरीके से नुकसान पहुंचा सके। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। वीडियो को सुन के, देख के अगर आपको आश्वस्ति हुई हो, आपके मन को शांति हुई हो, तो देखिए ज़रा नीचे सब्सक्राइब कर, उसका जो बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, वो लाल तो नहीं है, अगर है तो उसको ग्रे कर दीजिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए ताकि उनके भी मन को थोड़ी शांति हो। नमस्कार, जय हिंद।